हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। हम लिमिट्स के बाद पहुंच चुके हैं कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, और जिसमें पिछली क्लास में हमने बात करी थी कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट पे, राइट। अ फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू ए पे कॉन्टिन्यूस कब होता है? जब ए पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो। और तुम्हें पता है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो इन होल आई कैन से x इक्वल्स टू ए पे एफ एक्स कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू द फंक्शनल वैल्यू इक्वल्स टू सम फाइनाइट क्वांटिटी। ये मत भूलना, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, और ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट को अच्छे से समझा है तो पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे कि इंटरवल में क्या है। अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप देखना, ठीक है। नो, द पहला पॉइंट आता है कि एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल। इन ओपन इंटरवल a, b इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन a, b। आप देख सकते हो कि इस लाइन में कुछ भी खास नहीं है। अगर मैं एक ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं, अगर इस पूरे इंटरवल में फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। देखो, इंटरवल में बहुत सारे इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्फिनिट पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। जो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मुझे पता है कि जहां जहां ये इंटीजर्स होते हैं वहां वहां ये डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। तो अगर आपका ये दोनों फंक्शंस इन्वॉल्व है तो हम इनके क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि इंटीजर पॉइंट्स पे ही चेक करेंगे, बाकी पे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपका एक फंक्शन होता है जैसे सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन मुझे पता है कि अपना जीरो पे वैल्यू चेंज करता है, उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है जीरो। जहां पे एफ के अंदर जो इनपुट है वो जीरो हो रही है, जीरो के राइट में पॉजिटिव नेगेटिव पे वो 1 और -1 पे जंप कर रहा होता है। तो एफ एक्स सिग्नम फंक्शन अगर कोई, तो उसके इनपुट जहां जहां जीरो हो रही है उन पॉइंट्स पे मैं चेक करूंगा। और अगर फंक्शन आपका पीस वाइज डिफाइंड है तो जहां जहां फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, पीस वाइज फंक्शंस के आप बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हो, हमने कल भी कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। सो पीस वाइज में डेफिनेशन बदल जाती है, तो जहां पे जिस पॉइंट पे डेफिनेशन बदल रही है हम उन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, वहां पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है। सो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं और इन्हीं पॉइंट्स में हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होगा, राइट। सो ओपन इंटरवल a, b में अगर देखना है तो इसके अंदर सारे पॉइंट्स, और कौन से पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट है अ फंक्शन एफ एक्स एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। अब ओपन और क्लोज्ड में बस ये है कि आपके a, b यहां पे इंक्लूडेड नहीं थे, यहां पे आपके इंक्लूड हो गए, एंड पॉइंट्स को भी मैंने इंक्लूड कर लिया। नाउ ऐसे में सबसे जो पॉइंट्स है, सबसे पहले कि इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल a, b। तो पहले तो ये चेक कर लेंगे कि ओपन में है कि नहीं है। ओपन में वही चीज कि a और b, ओपन को देखूंगा मतलब a और b को छोड़ के बीच में सारे पॉइंट्स पे पहले मैं चेक कर लूंगा कॉन्टिन्यूटी का। फिर एंड पॉइंट्स पे क्या करना उसको ध्यान में देखो। एंड पॉइंट्स यानी कि अगर मैं यहां पे लेफ्ट एंड वाला पॉइंट a देखूं तो a के लेफ्ट में तो मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे इंटरवल में नहीं है। इसलिए a पे एफ एक्स मस्ट बी राइट कॉन्टिन्यूस, इट मस्ट बी राइट कॉन्टिन्यूस एट a। दैट इज राइट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि a पे जो फंक्शनल वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूं, इस पॉइंट का राइट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, ठीक है। सो जगह चाहिए हमें, लेट्स ट्राई टू लुक ओवर हियर। मान लो आपका कुछ इस तरीके का फंक्शन है और ये पॉइंट है आपका a, ठीक है, एंड दिस इज द राइट एंड b। अब a पे ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये है, ठीक है, एफ ऑफ ए। मुझे फंक्शनल वैल्यू को कंपेयर करना है इसकी राइट हैंड लिमिट से। किसकी? राइट हैंड लिमिट से, क्योंकि ए के लेफ्ट में जो लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगी उसको तो मुझे देखना ही नहीं है, बिकॉज इंटरवल आपका ए से शुरू होता है। सो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए को कंपेयर करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट से। राइट हैंड लिमिट देख सकते हो आप इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम जो मैंने बनाया है कि ये भी ए एफ ऑफ ए के इक्वल ही है, ठीक है। सो राइट से जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है और फंक्शनल वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। अगर ये इक्वल है तो फिर
मतलब यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है इस लेफ्ट एंड पे। सिमिलरली पूरे इंटरवल में देखना है तो मुझे राइट एंड पे भी देखना होगा। सो राइट एंड पे बी पे फंक्शन मस्ट बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। लेफ्ट कॉन्टिन्यूस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है, तो इट मस्ट बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट बी। दैट इज कि बी पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। जैसे यहाँ पे ये जो फंक्शनल वैल्यू बी पे एफ ऑफ बी है, इट मस्ट बी इक्वल्स टू दिस लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शनल वैल्यू के जब इक्वल आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि ये राइट एंड पे कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है। अब लेफ्ट एंड पे भी कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, राइट पे भी कर रहा है, और बीच में सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि दैट फंक्शन ऑन द होल इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। ठीक है, सो ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने देख लिया कि हालांकि मुझे एक एक पॉइंट पे ही चेक करना है, बट पॉइंट ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स फंक्शन के ऊपर डिपेंड करके उन्हीं पे तुम्हें देखना होगा। नेक्स्ट, क्लोज्ड इंटरवल अगर आ जाता है तो आपको एंड पॉइंट्स पे अलग से चेक करना है, और इन ओपन में कैसे चेक करना है वो ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट से लेना है। ठीक है, सो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। बेसिकली पॉइंट्स जो मिलेंगे तुम्हें देखने वाले वो तुम्हें ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाओगे कि कौन से पॉइंट्स पे चेक करना है। क्लियर? चलो प्रॉब्लम्स करेंगे अब कुछ, और प्रॉब्लम से हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर? और हम बातें करते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, बीच बीच में आपसे इंटरेक्ट करेंगे कि पर्टिकुलर फंक्शन में, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप खुद ऑब्जर्व करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ ऑब्जर्व करूंगा कि इसमें मुझे कहाँ कहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो वेट, हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। आप कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी सिंपल प्रॉब्लम। देखो ध्यान से, गिवन fx इक्वल्स टू पीस वाइज डिफाइन है फॉर x लेस देन माइनस पाई बाई टू, लेस देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू, माइनस का 2 साइन एक्स, देन a साइन एक्स प्लस b माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, और फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाई टू इट इज कॉस एक्स। ठीक है, यू नीड टू फाइंड a एंड b इफ f इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल। सो बेसिकली ये हर एक x के लिए कॉन्टिन्यूस है, हर एक x के लिए, मतलब आप कह सकते हो फॉर x बिलोंगिंग्स टू इन द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, बेसिकली द ऑल रियल लाइन, हर एक पॉइंट पे इसको कॉन्टिन्यूस है, तो a और b क्या होने चाहिए? अब ऐसा नहीं है कि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे चेक करना है। अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूं, यहाँ पे साइन है, ये साइन है और ये कॉस है। साइन और कॉस सब जगह कॉन्टिन्यूस होती हैं। ठीक है, अपनी एंटायर डोमेन में, और उनकी डोमेन है एंटायर रियल लाइन, तो हर एक रियल वैल्यूज के लिए साइन और कॉस कभी भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, स्मूथ फंक्शन आपने देख रखे हैं। ठीक है, बस एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये डेफिनेशन जो है पीस वाइज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन है। तो हमें बस क्रिटिकल पॉइंट्स के जहां जहां फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है वही मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट है। अगर मैं माइनस पाई बाई टू से पीछे देखूं तो माइनस का 2 साइन एक्स है, ये तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होगा। पाई बाई टू के आगे देखूं तो ये कॉस एक्स है, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस है। इस पूरे इंटरवल में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में देखूं तो a साइन एक्स प्लस बी है। अब सम 2 साइन एक्स प्लस 3 हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट्स तो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, साइन के साथ कांस्टेंट ऐड या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को नहीं तोड़ने वाले हैं। ठीक है, बस माइनस पाई बाई टू पे क्योंकि ये डेफिनेशन बदल गया, फिर प्लस पाई बाई टू पे दोबारा डेफिनेशन चेंज हो गई, तो बस मुझे 2 ही पॉइंट्स पे चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट्स पे, जो है मेरे की माइनस का पाई बाई टू एंड प्लस का पाई बाई टू। ठीक है, सो एक एक करके चेक करते हैं, यहीं से मुझे आंसर मिलेगा। एट एक्स इक्वल्स टू, लेट्स माइनस पाई बाई टू की बात करते हैं। सो माइनस पाई बाई टू पे देखें तो मुझे क्या चाहिए, पाई बाई टू माइनस मस्ट बी इक्वल्स टू पाई बाई टू प्लस मस्ट बी इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक है, चलो पाई बाई, देखो अब यहाँ पे कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, अगर हमें लिमिट चाहिए तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख के ले लेंगे। जैसे कि माइनस पाई बाई टू माइनस पे पाई बाई टू के पीछे देखना है तो यहाँ से वैल्यू लेनी है। यहाँ पे साइन 90 कितना होता है, सॉरी साइन माइनस 90 विच इज -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी 2। सेम इक्वालिटी, इक्वालिटी कहाँ पे लाई करती है, वो भी यहीं पे लाई करती है, तो यहां से भी मुझे सेम वैल्यू मिलेगी कितनी 2। अब पाई बाई टू प्लस पे पाई बाई टू के आगे देखूं तो मुझे वैल्यू कहां से लेनी है, पाई माइनस पाई बाई टू पे ऑलराइट से ये तो पॉइंट था माइनस पाई बाई टू।
ठीक है। सो माइनस पाई बाई टू के पीछे और इक्वलिटी पे हमें यहाँ से वैल्यू लेनी है, वो ले ली हमने कितनी, माइनस पाई बाई टू पे -1 और -1 इंटू -2 प्लस का 2 हो गया। माइनस पाई बाई टू के राइट में तो मुझे यहाँ से वैल्यू लेनी है। सो माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये कितना हो गया, -1 इंटू ए, यानी कि माइनस का a प्लस b। ठीक है, ये और ये वैल्यू सेम है, तो मुझे इक्वेशन में कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, एट x इक्वल्स टू प्लस पाई बाई टू, जहाँ पे डेफिनेशन दोबारा चेंज हो रही है, तो मुझे क्या चाहिए, f ऑफ पाई बाई टू माइनस इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई टू प्लस इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो पाई बाई टू के पीछे यानी कि यहां से लेंगे साइन 91, तो ये कितना देगा, a प्लस बी। सिमिलरली पाई बाई टू पे इक्वल टू देखूं या फिर उसके राइट में देखूं तो यहां से वैल्यू मिलनी पड़ेगी, और cos 90 कितना होता है, 0 है। सो प्लस और दोनों की वैल्यू 0 है, तो मैं a की वैल्यू को लेके इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेता हूं। ठीक है, अब क्योंकि ऑल रियल पे मुझे कॉन्टिन्यूस करना है, तो दोनों पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस करना है, यानी कि ये और ये इक्वेशन दोनों होल्ड करनी चाहिए। देखो सिंपल है, a प्लस बी 0 और माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 2, दोनों को ऐड करो तो 2b इक्वल्स टू 2, यानी कि b आपका मिल गया कितना, 1। b अगर 1 मिल गया तो क्लियरली a कितना मिल गया आपका, -1। सो ये आपके सिंपल आंसर्स। ठीक है, a शुड बी इक्वल्स टू -1 एंड b शुड बी इक्वल्स टू +1। एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था, बट हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको, जो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे कि ऐसे कुछ वेरिएबल्स a b लैम्डा म्यू इस टाइप के कुछ फाइंड आउट करने हैं, कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट लगाना है किसी पॉइंट पे या फिर किसी इंटरवल में। इंटरवल में भी बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक दो या ज़्यादा 3 पॉइंट ही चेक करने होंगे, तो वो पॉइंट कौन से हैं वो तुम्हें ऑलरेडी दिख जाएंगे। जैसे इस केस में हमें क्या दिखा, बस जहां पे डेफिनेशन बदल रही है सिर्फ वहीं पे चेक करने की जरूरत है, आगे पीछे साइन कॉस तो कॉन्टिन्यूस होता ही है, तो वहां पे मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और कुछ और सीखेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, fx इज डिफाइंड अगेन पीस वाइज 0 से π/4, π/4 से π/2, π/2 से पाई। यहाँ पे डेफिनेशन है x प्लस a रूट 2 साइन x, 2x कॉट x प्लस b कॉस 2x माइनस b साइन x। ठीक है, आपको निकालना अगेन ये जो वेरिएबल्स हैं a और b, सो दैट fx इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटायर गिवन रीजन, गिवन इंटरवल 0 to पाई में। ठीक है, फिर एक बार मैं देख लेता हूं कि यहां पे x हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, साइन x हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। कॉट x आपका डिसकॉन्टिन्यूस होता है, कहां पे ये डिसकॉन्टिन्यूस होता है 0 पे या पाई पे। कॉट अगर आ रहा है तो वो आ रहा है π/4 से π/2 के बीच में, π/4 से π/2 के बीच में तो कॉट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसलिए कॉट आने से भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आया भी है तो इंटरवल π/4 से π/2 का ही है। क्लियर, अगेन ये cos 2x sin x ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते ही हैं। सो वापस मैं यही बोलूंगा कि अब हमें जो चेक करने वाले पॉइंट्स हैं वो वही तो पॉइंट्स हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन चेंज हो रही है, यानी कि एक तो π/4 पे चेक करेंगे, दूसरा π/2 पे चेक करेंगे। सो चेक फॉर द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू π/4 एंड π/2। जो दो इक्वेशंस आएंगी, उन दो इक्वेशन से आपके दो वेरिएबल्स a और b आराम से निकल जाएंगे। सो इसको आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कि सब कुछ करना क्या है, बस आपको एक बार ट्राई करना है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है बट कंसेप्चुअली काफी अच्छा है। ठीक है, गिवन let fx equals to root of x square plus kx plus 1 under root x square minus k. Find the possible values of k for which fx is continuous for every x belongs to real. ये जो फंक्शन दे रखा है ये हर एक x के लिए continuous होना चाहिए, continuous for every x belongs to real। तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कराना है
तो के क्या होना चाहिए, ठीक है। सोचो ज़रा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं वापस आता हूँ एक छोटे से ब्रेक लेके, आप देखो ज़रा क्या है। कर लिया ट्राई? चलो देखो ध्यान से, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इस फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूस होना है तो एक एक एलिमेंट पकड़ लो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले देखो कि अंदर क्या रखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी कि पैराबोलिक कर्व हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं उस पर रूट भी लगा दूं, यानी कि रूट में एक्स चला गया या रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स चला गया, तो बेसिकली रूट लगाने से कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ रूट एक्स की बात करूं तो रूट एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है अपनी डोमेन में, बस एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं न्यूमरेटर में देखूं तो रूट लगाने से या इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि रूट लगा हुआ है तो अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट इज इट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी पॉजिटिव। अब हमें पॉजिटिव करना है, और कौन से एक्स के लिए, ये तो बोल रहा है कि हर एक एक्स के लिए। तो हर एक एक्स के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है, जब उसका ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो। ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही है, फिर बोल रहा हूं एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होता है, आई नीड दिस टू बी पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल। हमें डिफाइन करना है, हमें बोला गया हर एक एक्स पे कॉन्ट्रेस्ट कर दो। पहले मैं हर एक एक्स पे डिफाइन तो कर लूं। हर एक एक्स पे डिफाइन करने के लिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव का होता है जब ए पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव है, डी नेगेटिव करना है। डी कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। सही है। अब यहां से क्या मिला, क्लियरली आपको मिल रहा है के बिलोंग्स टू -2 टू +2। चलो पहले तो ये आ गया कि -2 से 2 में के रहना चाहिए, क्योंकि अगर -2 से 2 के बाहर चला गया तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सो नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मेरे को के -2 से 2 में ही रखना है। अब एक बार इस डिनोमिनेटर पे नजर मारो। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के, एक्स स्क्वायर माइनस के। डिनोमिनेटर में रखी चीज तुम्हें कहां पे परेशान कर सकती है। वैसे देखा जाए तो ये के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये दोबारा। बट डिनोमिनेटर में रखा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तुम्हें तब परेशान कर देगा जब ये 0 बन जाएगा। अदरवाइज अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ऊपर भी एक एक्सप्रेशन है, नीचे भी एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा जब तक ये डिनोमिनेटर वाली चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब 0 नहीं है। तब अब एक्स स्क्वायर माइनस के 0 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के यानी कि एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है, या फिर चलो सिंपल वे से देखते हैं कि इसके फैक्टर नहीं बनने चाहिए। अगेन इसके फैक्टर नहीं बनने चाहिए। अगर तो के हुआ पॉजिटिव, देखो अगर तो के मान लो 2 होता है, प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो प्लस माइनस √2 पे पॉजिटिव बन गया, 1 बन गया, तो प्लस माइनस 1 पे 0 हो गया, फैक्टर बन गए। के अगर पॉजिटिव हुआ तो फैक्टर तो पक्का बनेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग के पॉजिटिव है तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस √k पॉजिटिव तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो मुझे यही नहीं चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस के मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 चाहिए, और यू कैन से एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ √k, ठीक है। अब ये देख लो कि k जब तक आपका पॉजिटिव है यहां से तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। k को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कर देंगे तो ये रूट ही डिफाइन नहीं होगा, रूट ही डिफाइन नहीं होगा तो x इसके इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। तो यहां से बस नेगेटिव वैल्यूज पिक कर लो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज को निकाल दो। सो यहां से मैं क्या देखता हूं कि k मस्ट बी नेगेटिव, k मस्ट बी नेगेटिव लेस देन 0। सो दोनों का एक बार जरा इंटरसेक्शन लो, आप देखो हमें क्या मिल रहा है। एक तो नेगेटिव चाहिए, ऊपर से -2 से 2 में है, सो आई कैन सी दैट k मस्ट बी इक्वल्स टू from 1 and 2 k must belongs to -2 to 0,
ओके, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, दोबारा देखो एक बार, कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। आई नो तुम्हारे एंड पे थोड़ा सा सोचने में कि क्या करना है इस क्वेश्चन में वो आता है, स्ट्राइक करता है, बट अगर आप थोड़ा सा एकदम बेसिक्स पे चले जाओगे ना तो कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले कि हर एक एक्स के लिए कॉन्टिन्यूस करना है, तो सबसे पहले हर एक एक्स के लिए डिफाइन कर लो। डिफाइन करने में ये है कि बस डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए और ये अंदर वाली चीज़ नेगेटिव ना हो जाए। इन दोनों को देखता हूं तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। अगर ये अंदर वाली चीज़ नेगेटिव नहीं है, मतलब ये डिफाइंड है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा कॉन्टिन्यूस है, रूट लगा दो वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस है, नीचे भी रखा एक्सप्रेशन हमेशा कॉन्टिन्यूस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस रहेगा जब तक कि डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जीरो नहीं है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्लियर? चलो आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। ओके बच्चों, सो कॉन्टिन्यूटी और इसके आगे जो चैप्टर आने वाला है डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें ना हम ग्राफ्स का बहुत यूज करेंगे। ठीक है, सो यहां से अब मैं आपको ग्राफिकली क्वेश्चंस कराने शुरू करूंगा। बच्चे मेरे से बार बार कहते हैं कि सर ग्राफ्स में प्रॉब्लम आती है, ग्राफ्स में प्रॉब्लम आती है, थ्रू आउट द ईयर ग्राफ्स में प्रॉब्लम आती है, बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं कहता हूँ ग्राफ्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जब आपको सारे फंक्शंस के बेसिक ग्राफ्स पता है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर आपको जिंट एक्स का ग्राफ पता है और जिंट एक्स की प्रॉपर्टीज पता है कि जिंट ने देना क्या, उसने तो बस एक वैल्यूज ही देनी है, तो वैल्यूज देनी है, यानी कि 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, -1 देगा, -2 देगा, ऐसी वैल्यूज देगा जो भी उसमें अंदर इनपुट रखी है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट का भी वैसा ही है। तो अगर आपको बेसिक ग्राफ सारे पता है तो ग्राफ्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है, हालांकि ये ग्राफिकली बहुत आसान है, मैंने पिक करा है कि सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, अलजेब्रिकली करेंगे तो बड़ा आसान ही रहेगा, बट फिलहाल के लिए मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, फंक्शन डिफाइंड है पीस वाइज -3 से -2 में, -2 से 0 में, 1 से 0 में, 0 से 1 में, 2x + 3, x + 1, x + 2, पीस वाइज डेफिनेशन बदल रही है, लीनियर, y = 2x + 3 स्ट्रेट लाइन, y = x + 1 स्ट्रेट लाइन, y = x + 2 स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। ठीक है, बस एंड पॉइंट्स पे आपको चेक करना होगा, और अलजेब्रिकली करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, बट फिलहाल मैं ग्राफ बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, बस यह देख लो कि -3 से -2 में ये क्या है, fx = 2x + 3, और आई कैन से y = 2x + 3, और ये क्या है, और कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही तो है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। चलो, सो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारा इंटरवल है -3 से 1, ये आ गया आपका -1, -2, -3, देन हाई है 1। ठीक है, ये बीच में 0। अच्छा, -3 से -2 यानी कि यहां से यहां एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप है 2। बाकी -3 पे चेक कर लो, -3 पे क्या देगा, इट इज -3 × -2 -6 + 3, यानी कि क्या बचा, -3। सो -3 पे आपको मिल रहा है -1, -2, -3, -3 पे -3 मिल रहा है। ठीक है, फिर -2 पे कितना बन जाएगा, -2 × 2, -4 +3, यानी कि -1। सो माइनस बन गया 1, ये आपका बन गया स्ट्रेट लाइन। सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, यहां से देख लो, ओपन करना तो यहां से आपका ओपन रहेगा पॉइंट। ठीक है, ओपन मतलब इक्वालिटी कहां पे, -3 पे, -2 पे ओपन है, तो यहां पे ओपन है। अब इस वाले पार्ट की इक्वेशन क्या है, इट इज y = 2x + 3। स्ट्रेट लाइन की आगे देख लो, आगे भी स्ट्रेट लाइन है, x + 1, अगेन पॉजिटिव स्लोप 1 वाली स्ट्रेट लाइन है। -2 पे चेक करेंगे तो -2 + 1 यानी कि -1, तो ये आपका माइनस फिल हो गया होल, क्योंकि ये -2 से -1 ही दे रहा है, और 0 पे क्या देगा, 0 पे देगा +1। सो ये जो है ये यहां से लेके यहां तक जा रही है लाइन। ठीक है, यहां पे इक्वालिटी, यहां पे अगेन क्या है, ओपन है, तो ये यहां पे ओपन हो गया। ठीक है, ये जो येलो वाली है, दिस इज
x प्लस 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है x प्लस 2। सो ये 0 पे क्या दे रहा है 2, दिस इज 1, तो 0 पे ये दे रहा है 2, स्लोप इसकी भी 1 है, और 1 पे क्या देगा 3, 1 पे दे देगा ये 3। ठीक है, सो दोनों साइड से यहीं से क्लोज्ड, दिस इज 3, दिस इज 2। कुछ नहीं था, स्ट्रेट लाइंस थी, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये -3 से -2 में, -2 से 0 में, 0 से 1 में, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, इतना पोर्शन। इसकी जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज x प्लस 2। हम बात कर रहे थे कहाँ से कहाँ तक, -3 से +1 तक। इस इंटरवल में इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, आप देख सकते हो कि यहां से ये ओपन था, बट इसने इस होल को फिल कर दिया, अब यहां पे ये कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, अब बट x इक्वल टू 0 पे क्या है, टूट गया ना। 0 से पहले देखो तो यहां पे था, 0 की जो राइट में वैल्यू मेरी यहां पे चली गई। ठीक है, सो क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ यहां पे टूटा हुआ है। सो 0 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। बाकी एंड पॉइंट्स पे आप देख लो, एंड पॉइंट्स पे यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू भी -3 और ये जुड़ा हुआ है। देखो अब अलजेब्रिकली बात क्या करें, ग्राफ सामने दिखा हुआ है, तो कहाँ पे टूटा हुआ है, कहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो देख लो। फंक्शनल वैल्यू भी यहीं पे है, तो लिमिट भी यहीं पे है, तो इस एंड पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस है। इस एंड पे देखूँ तो फंक्शनल वैल्यू भी यहीं पे है, और वैल्यू लेफ्ट में भी यहीं पे है, तो यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है। बीच में तो ये कॉन्टिन्यूस है ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे आपका टूट गया, कौन से पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 0 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। बाकी सब जगह पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, स्ट्रेट लाइंस थी, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग लाइंस को मैंने ड्रॉ कर लिया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पॉइंट्स ही चूज करे थे। ठीक, अब और क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफिकली ट्राई करेंगे, आप ध्यान से फॉलो करना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक एक करके जो स्क्रैच, जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको स्टिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो इसको। ओके, अगेन मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पिक करा है। ठीक है, f(x) इक्वल्स टू जेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x। हमें करनी है डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी इन 0 to 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, या फिर अगर कोई पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है तो वो कौन कौन सा है। ठीक है, वो हमें चेक करना है। फिलहाल के लिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, उसके बाद धीरे धीरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट कराऊंगा, उनको भी नोट करना है। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए देखो, ग्राफ मैं ड्रॉ करने वाला हूं और कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके ग्राफ में। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करना है किस पे, 2 cos x पे। तो जेंट तो बाद में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले 2 cos x ड्रॉ करो। याद रखना, जब जेंट अप्लाई करना है तो पहले उसके अंदर वाला फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। सो जेंट ऑफ 2 cos x, कौन से इंटरवल में, हम बात कर रहे हैं 0 से 2 पाई की। अब ये cos x नहीं है, 2 टाइम्स cos x है। सो 2 cos x और cos x में डिफरेंस क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगर f को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी जो रेंज है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि cos x जो आपका पहले -1 से 1 में था, अब 2 cos x है, तो 2 cos x जो है वो -2 से 2 में होगा। उसकी मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू +2। बहुत बाकी जो बेसिक है वो cos टाइप का रहेगा। जैसे cos 0 पे क्या होता है, cos 0 पे होता है 1। अब ये 1 इंटू 2, 2 देगा ये। ठीक है, सो 0 पे हमें मिलेगा कितना, 2। ये आपका 1 और ये आपका 2। ठीक है, here I have -1 and -2। फिर π/2 पे cos 90 0, ये आपका पाई। सो यहां से ये ड्रॉप करेगा कहां पे, 0 पे। पाई पे क्या होता है -1, अब -1 की जगह क्या बन जाएगा, -1 इंटू 2 -2, तो ये माइनस पाई पे चला जाएगा आपका -2 पे। ठीक है, फिर 3π/2 पे वापस 0 और 2π पे वापस एक बार 2।
ओके, सो आई होप कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने क्या ड्रॉ करा, 2 टाइम्स कॉस एक्स, जो कॉस पहले -1 से 1 में था, अब वो -2 से 2 में है, ठीक है। अब इसके ऊपर अप्लाई करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो अंदर वाली वैल्यूज देखो कि कहाँ से कहाँ जा रही है, और जहाँ जहाँ इंटीजर बन रही है वहाँ वहाँ वो वाले पॉइंट्स पिक कर लो, कहाँ, जहाँ जहाँ इंटीजर बन रहे हैं। सो इसकी मिनिमम वैल्यू -2 है, मैक्सिमम वैल्यू +2 है, तो -2 कब है, एक तो पाई पे, उसके बाद -1 कब है, ये देखो जरा पे, एक तो यहाँ पे -1 है, इंटीजर जहां जहां इंटीजर हो रहा है मैं वो वाले पॉइंट्स एक्स वैल्यूज चेक कर रहा हूं। सो ये है -1, -1 कब होगा, जब इसकी वैल्यू होगी -12, ये 90। सो आप देख सकते हो कि ये -12 हमें कब देगा, 120 डिग्री पे, 120 डिग्री यानी कि 2 π/3। cos 2π/3 कितना होता है, -12 इंटू +2 यानी कि हो गया -1, ठीक है। उसके बाद एक बार यहां पे भी -1 हो रहा है, तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में -12 होगा, दोबारा अगर मुझे -12 करना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कब, ये आपका हो जाएगा पाई + π/3 यानी कि ये हो गया आपका 4π/3। ये पॉइंट कितना, 4π/3। फिर ये देखो ये +1 कब होगा, ऑब्वियसली +1 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1/2 कब होती है, π/3 पे। फिर एक बार यहां पे भी +1 मिल रहा है मुझे, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि 2π - π/3 विच इज नथिंग बट 2π - π/3, 5π/3। तो ये पॉइंट आपका हो गया 5π/3, ठीक है। दोबारा देख लो, ग्राफ में प्रॉब्लम है, एक्चुअल में नहीं है। 2 cos x जो कि -2 से 2 में ऐसे वेव आपकी आई थी। अब क्योंकि इस पे जेंट अप्लाई करना है तो मैं बस ये देख लूं कि ये इंटीजर वैल्यूज यानी कि इंटीजर कब कब बन रहा है। -2 से 2 में -2, -1, 0, 1 और 2। -2 कब बना, पाई पे। फिर -1 कब बना, 2 बार, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। ये कौन सा पॉइंट है, 2π/3। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला थोड़ा सा पार्ट आप खुद से कर लो, एक बार अच्छे से ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इसमें। 2π/3 पे होता है -12 इंटू 2 -1 होगा। अगेन दोबारा 4π/3 पे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में 4π/3 पे -12 इंटू 2 -1 बन गया। फिर 0 कब हो रहा है, एक तो दिख रहा है आपको π/2 पे, दूसरा 3π/2 पे, ये तो क्लियर दिख रहा है। उसके बाद +1, एक तो 60 डिग्री पे, 60 पे, ये तो 1/2 इंटू 2 1 हो गया। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लास्ट में एक बार दोबारा cos 1/2 देगा ना, सो वहां पे क्या था 2π - π/3 यानी कि 5π/3, 1/2 इंटू 1 2, अगेन 1 हो गया, ठीक है। बाकी ये 2 दिख रहा है आपको कहां पे, एक तो 0 पे है और एक तो 2π पे है, ठीक। अब हमें दिख रहा है कि ये कहां कहां पे इंटीजर हो रहा है। अब कुछ नहीं है, रेंज ऑफ वैल्यूज देखना है और इस पे अप्लाई करते जाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। चलो 0 से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कि एग्जैक्टली 0 पे कितना, 2, तो जेंट ऑफ 2 जैसे मैं 0 से आगे गया जो वैल्यू है वो ड्रॉप कर गई, 2 से छोटी होगी। और अगर कोई वैल्यू 2 से छोटी है तो उसका इंटीजर पार्ट कितना, 1। तो थोड़ा सा आगे गया तो इसकी इंटीजर वैल्यू ड्रॉप कर गई कहां पे, 1 पे। अब ये 1 कब तक रहेगा, जब तक ये 1 है, और 1 कब है, 60 डिग्री पे। तो यहां से 2 के जस्ट राइट में ये 1 पे आ गया, फिर 1 तक ये 1 रहा, और इससे थोड़ा सा आगे π/3 से थोड़ा सा आगे गया तो ये ड्रॉप कर जाएगा कहां पे, 0 पे, क्योंकि 1 से थोड़ा सा छोटा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 चली गई। अब यहां पे ये हो गया 0। फिर 0 कब तक रहेगा, जब तक ये 0 है, यहां तक। जैसे थोड़ा सा और आगे गया तो वैल्यू 0 से नीचे यानी कि नेगेटिव पे आई, तो 0 से थोड़ा सा पीछे आया, जेंट वैल्यू -1 पे चली जाएगी। कहां पे, -1 पे। तो ये आपका आ गया -1 पे, ओपन में याद रखना। कब तक रहेगा -1, जब तक ये -1 है। -1 यहां पे है, थोड़ा सा आगे जाऊंगा, -1 से नीचे आ गया तो वैल्यू ड्रॉप कर गई -2 पे। फिर ये -2 तक -2 ही है, यहां तक ये -2 है, -2 की जेंट वैल्यू तो -2 ही है।
अब ये वैल्यू वापस बढ़नी शुरू होगी, तो -2 कब तक रहेगा? -2 कब तक? जब -2 से -1 तक। यहां पे -1 है तो यहां पे तो -1 मिलने वाला। इससे पीछे आप -1 से छोटे हो तो आपको जेंट वैल्यू मिलेगी -2, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक सेम चीज को फॉलो करो, ये आ जाए आपका -1, फिर यहां पे 0 है और 0 से लेके यहां तक ये आपका एक बार दोबारा 1 रहेगा। यहाँ पे एग्जैक्टली 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 रहेगा और एग्जैक्टली 2 पाई पे ये 2 दे देगा, ठीक है। देखो ये जो पहले मैंने व्हाइट में ड्रॉ करा था सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के साथ, ये था 2 cos x। इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई हो चुका है, तो अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा होता है स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो ये तो या तो कांस्टेंट वैल्यू देता है, 2 दिया, 1 दिया, 0 दिया, -1 दिया, -2 दिया, -1 दिया, 0 दिया, 1 दिया और इस पॉइंट पे 2 दिया, ठीक है। सो जो एक्चुअल ग्राफ है इस फंक्शन का वो आपका रहेगा ये वाला, ठीक है। सारा कुछ अप्लाई करने के बाद एक्चुअल जो ग्राफ है दिस इज दिस वन। अगर मैं उसको रहने दूं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसको हल्का सा डॉटेड में ड्रॉ कर लो, बट याद रखो कि ये कॉस था, इस पे जिंट अप्लाई करके हमें ये मिल गया। जिंट ने तो कांस्टेंट वैल्यूज देनी होती हैं, ठीक है। तो स्टेप फंक्शन कुछ जैसा होता है, ठीक है। सो जस्ट कंसंट्रेट और लुक एट द येलो पार्ट। ये जो येलो वाला ग्राफ है इस पे ध्यान दो। अब देखो ध्यान से, शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड पे एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू क्या थी? 2 थी। जैसे राइट गया वैल्यू ड्रॉप कर गई, कहां पे? 1 पे। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पे टूट गया ग्राफ, इस वैल्यू से मैं यहां पे आ गया, ग्राफ टूट गया। फिर यहां पे भी टूट गया, यहां पे टूट गया, यहां टूटा, फिर एक बार यहां टूटा, फिर एक बार यहां पे टूटा और फिर एक बार यहां पे टूटा और यहां पे टूटा। अब देखो सारे पॉइंट्स पे ग्राफ टूट रहा है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स पे? देखो ध्यान से, x इक्वल्स टू सबसे पहले 0 पे टूट गया, देन आपका टूटा π/3 पे टूटा, देन आपका π/, जहां जहां इंटीजर होगा वहां वहां टूटेगा ही टूटेगा, जहां जहां इंटीजर होगा वहां वहां पॉइंट टूटेगा टूटेगा। कुछ टिपिकल केसेस है वो मैं बता देता हूं। फिर यहां पे टूटा, यहां पे टूटा, ये पॉइंट क्या था? 2π/3, 2π/3 पे टूटा, देन पाई, हालांकि पाई पे ये इंटीजर ले रहा था कितना? -2, पर यहाँ पे ग्राफ टूटा नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब ये आपको लोअर पॉइंट मिलता है, लोअर पॉइंट यानी कि एक पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है और इंटीजर मिलता है उस पॉइंट पे, लोअर पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर इंटीजर होता है तो उस पर जेंट लगाने से वहां पे ग्राफ टूटेगा नहीं। मैं इसको बाद में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे ग्राफ नहीं टूटा क्योंकि यहाँ पे -2 था, उसके लेफ्ट और राइट में भी ये -2 ही मिला, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे टूटा विच इज 4π/3, देन आपका टूटा 3π/2 पे, देन आपका टूटा 5π/3 पे और इस पॉइंट पे भी टूटा है। कौन से? 2 पॉइंट पे, 2π पे, 2π पे एग्जैक्टली 2, उससे पहले क्या? 1 है। सो 2π पे भी आपका टूटा है। आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी? वो कितने? आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली 0 से 2π में ये 8 पॉइंट पे टूट रखा है, ठीक है। बेटा इसको ध्यान से देख लो, इस तरह के ग्राफ्स मैं बार बार और बना दूंगा आपके सामने, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, आई होप कि आपने थोड़ा सा फॉलो किया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको रिपीटेडली बार बार आप देखो, समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट है तो वो पूछना ज़रूर। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ग्राफ्स पे, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट ए इंटरवल। क्लियर? सो सी यू सून।